इस हफ्ते देश और दुनिया में कई बड़ी खबरें हुई, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स की, जिसमें देश से बहुत सारे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इनमें से एक है फवाद मिर्जा। 29 साल के मिर्जा घुड़सवारी करते हैं। वो कड़े अभ्यास के बाद अब अपनी किस्मत आजमाएंगे। उन्होंने 2018 में एशियाई खेलों में 2 सिल्वर मेडल्स जीत रखे हैं। भारत से 127 खिलाड़ी ओलंपिक्स में भाग ले रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भारत की परफॉर्मेंस और अच्छी रहेगी। आदाब, मैं हूं आतिर खान। इस हफ्ते की देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। ईद पर उलेमाओं की अपील का दिखा असर। भागवत ने मुसलमानों के बारे में दिया फिर बड़ा बयान। पाकिस्तान में बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। औरतों के बारे में बदल रहा है मुस्लिम मुल्कों का नजरिया। टोक्यो ओलंपिक्स में फवाद मिर्जा है मेडल की उम्मीद। कोरोना के चलते ईद उल अजहा सुकून और इत्मीनान के साथ मनाई गई। हालांकि कोरोना के चलते त्योहारों का रंग कुछ फीका जरूर रहा है। कोरोना ने जहां हर कारोबार पर असर डाला है, वहीं ईद उल अजहा पर कुर्बानी के जानवर भी महंगे और कम नजर आए। दारुल उलूम देवबंद सहित कई उलेमाओं ने ईद उल अजहा की नमाज घरों में पढ़ने की हिदायत दी थी। मुकामी सतह पर लोगों ने बहुत कम नमाजियों के साथ मस्जिदों में नमाज अदा की और कहीं कहीं अदालतों को भी गाइडलाइंस जारी करने के लिए सामने आना पड़ा। बहरहाल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक शायद ही ऐसी कोई शिकायत आई हो कि जहां लोग नमाज अदा न कर सके हों। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने देश के मुसलमानों के बारे में एक और अहम बयान दिया है। उन्होंने खुलकर कहा है कि किसी भी मुसलमान को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने गुवाहाटी के एक प्रोग्राम में कहा है कि इन कानूनों का हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव का कोई सरोकार नहीं है। इससे पहले गाजियाबाद में भागवत जी ने कहा था कि इस मुल्क के हिंदू और मुसलमानों का DNA एक है और जो लोग मुसलमानों से देश छोड़ने के लिए कहते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। भागवत ने गाजियाबाद और गुवाहाटी में जो बातें कही हैं उनमें RSS काडर के लिए भी नसीहत है। भागवत का साफ इशारा है कि इन मामलों को ऐसा हल किया जाए कि किसी को तकलीफ या शिकायत ना हो। अफसोस की बात यह है कि उनके हर बयान को सियासी दूरबीन से देखा जा रहा है। अगर उनके बयानों की भावनाओं पर अमल किया जाए तो देश का माहौल अच्छा हो सकता है। हर तरफ शोर है कि अफगानिस्तान में तालिबान की दूसरी लहर आने वाली है, क्योंकि वहां से नेटो देशों की फौजें वापस जा चुकी हैं और अमेरिका ने सितंबर में अफगानिस्तान से अपनी फौजों की वापसी का ऐलान कर दिया है। खबर आ रही है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया है और काबुल के आसपास उसका घेरा कसता जा रहा है। फौजी झड़पों में तेजी आ गई है। उसी का शिकार हिंदुस्तान के एक फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी हुए। सरहदी मुल्कों जैसे ईरान, रूस वगैरह ने तालिबान से बातचीत शुरू कर दी है। अभी हिंदुस्तान ने तालिबान से बातचीत की तस्दीक नहीं की है। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन से ज़्यादा का डेवलपमेंटल वर्क कर रखा है और जो प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं उन्हें पूरा करने के लिए नई तालिबान सरकार को हिंदुस्तान की ज़रूरत होगी। लेकिन पाकिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद खलबली मच गई है। पाकिस्तान के मामलात में सियासी तौर पर भी उनका पूरा दखल होगा, क्योंकि वो उसी की पैदावार है। अभी तो चीन की मदद के साथ पाकिस्तान ने अफगान फौजों के खिलाफ तालिबान को बगावत के लिए खड़ा किया था, लेकिन उनकी अगली मंजिल अब पाकिस्तान होगी, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम का रुख शरई निज़ाम की तरफ मोड़ना है, जिसको पाकिस्तान हुक्मरान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अपनी ताकत और मुहिम को बढ़ाने के लिए वो पाकिस्तान अवाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूँ तो ज़्यादातर अरब मुल्कों में औरतों को घरेलू कामों के अलावा समाज के दूसरे कामों की जिम्मेदारी काफ़ी पहले से शुरू कर दी गई थी, लेकिन सऊदी अरब में उन्हें अब शुरू किया गया है। ये एक अच्छी बात है। सऊदी अरब की सरकार ने हज और उम्रा सिक्योरिटी फोर्स बनाई है।
जिसको मस्जिद अल हरम के दरवाज़ों पर तैनात किया गया है। इस फोर्स में हिफाजत और हज यात्रियों की रहनुमाई के लिए 80 औरतों को भी तैनात किया गया है। अपने काम के बारे में एक लेडी अफसर का कहना है कि मस्जिद अल हरम में आने वाली खातून ज़ायरीन की मदद करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। साथ ही कोरोना की गाइडलाइन पर अमल कराना भी उनकी जिम्मेदारी है। इन लेडी सिक्योरिटी अफसरों को फौजी ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि वो हर तरह के हालात से निपट सके। यूँ तो सऊदी अरब में लेडीज़ ने एम्बेसी से लेकर दफ्तरों तक में काम करना शुरू कर दिया है। ये इंतज़ामिया के कामों को बेहतर बनाने का ज़रिया ही नहीं बल्कि इन्हें समाजी कामों में और ज़्यादा हिस्सा देने की खिड़की कहा जा रहा है। ख़ास बात यह है कि ये सभी लेडी अफसर हिजाब में रहकर शरई कानून की ज़रूरतों को भी निभा रही हैं। सऊदी अरब ने इससे पहले ड्राइविंग, तिजारती कामों का हक देकर मुस्लिम समाज में नए रास्ते खोले हैं। टोक्यो में ओलंपिक शुरू हो गए हैं और देश के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इनमें से एक है फवाद मिर्ज़ा। 29 साल के मिर्ज़ा घुड़सवारी करते हैं और वो इक्वेस्ट्रियन यानी घोड़े पर बैठकर करतब, शो जंपिंग यानी छलांग और क्रॉस कंट्री यानी खुले मैदान में रेस की श्रेणी में अपनी किस्मत आजमाएंगे। मिर्ज़ा से उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने 2018 में एशियाई खेलों में 2 सिल्वर मेडल्स जीत रखे हैं। इनमें से एक निजी मेडल था और दूसरा टीम इवेंट का। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए फवाद लगातार मेहनत कर रहे हैं। इन दिनों वह जर्मनी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। सवारी करने के अलावा मिर्ज़ा घोड़ों को खिलाते और नहलाते हैं और उन्हें चराने और टहलाने के लिए भी लेकर जाते हैं। मिर्ज़ा का परिवार बेंगलुरु में रहता है और उनके पूरे परिवार को घोड़ों के प्रति पुराना लगाव है। उनके पिता डॉक्टर हसनैन मिर्ज़ा भारत में घोड़ों के जाने माने चिकित्सक हैं। फवाद मिर्ज़ा 5 साल की उम्र में एक स्टड फार्म में घोड़े की सवारी करने लगे थे और जल्द ही वो घुड़सवारी के मुकाबले में हिस्सा लेने लगे थे। मिर्ज़ा व्यक्तिगत आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। उनसे पहले इंद्रजीत लांबा साल 1996 में अटलांटा ओलंपिक्स और इम्तियाज़ अनीस साल 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में भारत की ओर से शामिल हो चुके हैं। टोक्यो में अगर पदक मिल जाता है तो ये भारत में इस खेल के सुनहरे भविष्य और मिर्ज़ा दोनों की एक बड़ी कामयाबी हो सकता है। ओलंपिक्स में हिंदुस्तान के खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स जीतें, यही हम उम्मीद करते हैं और यही दुआएं करते हैं। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।